Hello children, with this video we are going to start with unit 4 of biology and this unit has two chapters. Chapter number 11 biotechnology principles and processes and chapter number 12 biotechnology and its applications. So सिर्फ दो chapters हैं, बहुत important chapters हैं और बहुत easy chapters हैं. सबसे पहले तो बायोटेक्नोलॉजी वर्ड क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं. बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दो अलग अलग टर्म्स हैं. बायोलॉजी के बारे में आप जानते हैं, साइंस ऑफ लाइफ इज बायोलॉजी, है ना. और टेक्नोलॉजी क्या है? जो भी नई तकनीक यूज होती है, जितनी भी नई चीजें आती हैं वो टेक्नोलॉजी कहलाती है. तो जब बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी जोड़ दिया जाए तो वो बायोटेक्नोलॉजी बन जाती है. अब इसको समझाने का, ऐसा बोलने का क्या मतलब है? जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत सारी दवाइयाँ डेवलप हो चुकी हैं, मेडिसिन जो बहुत सारी डेडली डिजीजेस के अगेंस्ट हमारी रक्षा करती हैं. तो ये सब कैसे हो पाया? ये बायोटेक्नोलॉजी की देन है. एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं कि अगर कोई एक किसान एक गिवन टाइम में, मान लेते एक साल में कुछ 100 क्विंटल गेहूं उगाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग करके. मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब जो पुराने ज़माने में नॉर्मल जो है गोबर की खाद और इन सबको यूज़ करके खेती होती थी, उस तरीके से. यानी कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डाल रहा है, कोई बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन वहाँ नहीं लगा रहा है. तो मान लेते हैं वो एक साल में 100 क्विंटल गेहूँ उगाता है. और वहीं एक दूसरा किसान है जो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस की हेल्प लेकर 1000 कुंटल मान लेते हैं गेहूं उगाता है. तो इन दोनों एग्जांपल्स में आपको समझ आ रहा होगा कि बायोटेक्नोलॉजी ने कितनी ज़्यादा यील्ड बढ़ा दी. ऐसे ही कुछ एडवांटेजेस बायोटेक्नोलॉजी के जो अगर आपने नहीं सुने हैं तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर इंट्रोडक्शन पोर्शन आई एम टेलिंग कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिससे टेस्ट ट्यूब बेबी बनता है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्या बायोटेक्नोलॉजी आने से पहले कोई टेस्ट ट्यूब में एक ह्यूमन बेबी का डेवलपमेंट इमेजिन कर सकता था कि आप टेस्ट ट्यूब में बच्चा बना सकते हैं इंसान का? लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ये संभव हो पाया. इसके अलावा जो डिफेक्टिव जीन्स होते हैं, डिफेक्टिव जीन्स मतलब बाई चांस किसी जीन में कोई गड़बड़ी है नेचुरली, बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो डिफेक्टिव जीन्स के कारण होती हैं. तो उनको सही करना, या मान लेते कोई जीन है ही नहीं या कम काम करता है, जैसे जिनको डायबिटीज होती है, तो डायबिटीज के पेशेंट्स को इंसुलिन नहीं बनता. जो बीटा सेल्स होती हैं हमारी, वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं. और जब इंसुलिन वो कम प्रोड्यूस करती है, नहीं प्रोड्यूस कर पाती, तो जो है डायबिटीज हो जाता है इंसान को. तो ऐसे केस में जब आपकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना पा रही, आपको डायबिटीज हो गया है, तो आप उस इंसुलिन को बॉडी तक कैसे पहुंचाएंगे? तो पहले के समय में क्या होता था, गायों को काट के या पिग्स को काट के उनका इंसुलिन निकाल के क्लीन करके ह्यूमन की बॉडी में डाल देते थे. लेकिन सोचने की बात यह है कि बढ़ती पॉपुलेशन के साथ डायबिटीज के पेशेंट्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि कितनी गाय काटी जा सकती हैं, कितने पिग्स काटे जा सकते हैं, और फिर आप इंसुलिन निकाल के सबको पहुंचाएंगे. तो विद इंक्रीज इन द टाइम, विद पैसेज ऑफ टाइम आई शुड से, वक्त बीतते के साथ बीमारी बढ़ी है, तो डिमांड इंसुलिन की बहुत ज़्यादा हो गई. और डिमांड ज़्यादा होने से ये जो एनिमल से इंसुलिन निकाला जाता था, इन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है. और वैसे भी ये गलत है कि आप दूसरे इंसानों को, दूसरे जानवरों को काट के जो है अपनी जो है काम निकाल रहे हैं. तो फिर कुछ ऐसा किया जाना था कि जिससे बहुत कम लागत लगा के टेक्नोलॉजिकली बहुत कम समय में बहुत अच्छा कुछ कारनामा किया जा सकता. तो ये सब संभव हो पाया बायोटेक्नोलॉजी के कारण. अब क्या किया जाता है कि ह्यूमन बीइंग की इंसुलिन निकाल के ई कोलाई में डाल देते हैं और ई कोलाई को फिर रिप्रोडक्शन करने देते हैं. अब वो रिप्रोडक्शन करती है, बहुत सारे ई कोलाई के बच्चे बनाती है
और फिर इन इकोलाई को क्रश करके इंसुलिन निकाल के और ह्यूमंस में वापस डाल दें। तो अब इससे फायदा क्या हुआ कि पहले जो आप काऊ और पिग से इंसुलिन निकालते थे वो ह्यूमन इंसुलिन से वेरी करता था, तो कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस भी होते थे। लेकिन जब आपने ह्यूमन इंसुलिन ही जो है वो बना करके ह्यूमन में डाला तो उससे फायदा ये हुआ कि जो एलर्जिक रिस्पॉन्सेस थे वो होने की संभावना खत्म हो गई। दूसरा, जो इतना ज्यादा डिमांड था वो फुलफिल हो पाई। तो ये तो कुछ थे बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस जिनसे शुरुआत हुई कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो ह्यूमन लाइफ में कैसे आई। अब छोटी छोटी कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स बताऊंगी। फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहे जाते हैं पॉल बर्ग, और बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड है वो सबसे पहली बार दिया था कार्ल एरिके ने 1919 में। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन थे, पॉल बर्ग। और बायोटेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया, कार्ल एरिके ने 1919 में। आगे भी कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स आएंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगी कि ये बायोटेक्नोलॉजी में होता क्या होगा, है ना। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअली ये होता है कि मान लेते हैं ये एक ऑर्गेनिज्म है, कोई भी हो सकता है, ये मान लीजिए ह्यूमन है एक, ठीक है, ये एक ह्यूमन है, ठीक है। अब इस ह्यूमन में सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, ठीक है। अब इस डीएनए की लंबाई होती है 2.2 मीटर, ठीक है, और लगभग 30,000 जो है इसमें जीन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, बेस पेयर्स आप बोल सकते हो। तो मान लेते हैं कि इस ह्यूमन 1 के बाल बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे ग्रो करते, लंबे लंबे बाल हैं, और वहीं पे एक ह्यूमन है, ह्यूमन 2। इसकी सेल के जो बाल ग्रो कराने वाले जीन्स हैं उनमें कुछ गड़बड़ है, वो कोई ढंग से प्रोटीन नहीं बना पाते। तो ये जो ह्यूमन 2 है इसके बाल बहुत कम है या है ही नहीं सपोज, है ना, और ये गंजा है, बिल्कुल साफ, बाल ही नहीं है। तो अब इस ऑर्गेनिज्म को वो जीन चाहिए जिससे बाल उगते हैं, और इस ह्यूमन 1 के डीएनए में वो प्रोटीन है जिससे बाल बहुत अच्छे उगते हैं, और इसके पास प्रोटीन है, या तो प्रोटीन बनता ही नहीं है जिसकी वजह से बाल बहुत कम है, या फिर बनता है तो वो उतनी क्वांटिटी में नहीं है जितने की जरूरत है। तो यानी यहाँ पर वो डीएनए का प्रोटीन काम नहीं कर रहा। तो क्या करेंगे, इस ह्यूमन 1 का ये डीएनए निकाल लेंगे, ठीक है, और इस डीएनए का वो पार्ट, मान लेते इतना हिस्सा, ठीक है, इतना हिस्सा बहुत अच्छी प्रोटीन बनाता है जिससे बाल आते, या ये वो उस बाल की ग्रोथ के लिए कोड करता है डीएनए का ये जीन। तो इस जीन को यहां से काटेंगे, ठीक है, और काटने के बाद ह्यूमन 1 से ह्यूमन 2 में पहुंचा देंगे। किस चीज को, इस छोटे से डीएनए के हिस्से को, जिससे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। यही है बायोटेक्नोलॉजी। मतलब मैं अगर आपको और शॉर्ट में समझाऊं तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, वो डिजायर्ड डीएनए जिससे आपको अपनी मनपसंद कैरेक्टरिस्टिक चाहिए उसका टुकड़ा काट के जिसके पास वो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, यानी किसी एक के पास है, उससे लेके दूसरे की बॉडी में डाल देना, यही बायोटेक्नोलॉजी है। अब ये डालने के तरीके कैसे ऐसा हो पाएगा, तो ऐसा हो पाता है वेक्टर्स के कारण, जिन्हें जीन टैक्सी भी कहा जाता है। वेक्टर्स क्या है, जीन टैक्सी। वेक्टर, जैसे आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ी की जरूरत होती है, वैसे ही वेक्टर वो गाड़ी है, वो टैक्सी है जिसमें बैठ के या जिसमें चिपक के, ऐसा समझ लो कि ये जो जीन है आपका वो वेक्टर में चिपक के इसके पास से इसके पास तक चला जाएगा। यही है बायोटेक्नोलॉजी।
तो आगे आने वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि ये जो काम होना है कि एक इंडिविजुअल से आपको डीएनए का टुकड़ा काटना है और दूसरे के डीएनए में चिपकाना है, क्योंकि सिर्फ ऐसे तो नहीं उठा के आप डाल सकते ऑर्गेनिज्म में कि भैया लो गिलास से पानी लो और पी जाओ और आपकी बॉडी में जाएगा और ये डीएनए काम करने लगेगा, ऐसा तो होगा नहीं। आपको पूरी केमिकल प्रोसेसेस लगा के इसको यहाँ से कट करना पड़ेगा और छांटना पड़ेगा कि कौन सा टुकड़ा मेरा वो काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए इंसुलिन का जीन निकालना है, तो ये 30,000 जो जीन्स हैं इनमें से कोई एक जीन, इतना लंबा डीएनए है 2.2 मीटर, इसमें से भी 30,000 जीन में से कोई एक जीन बाल के लिए कोड करता होगा और कोई एक इंसुलिन के लिए करता होगा। तो उस एक को ढूंढना, फिर उसको कट करके दूसरे तक पहुंचाना, तो ये फिर जो भी इसमें टेक्निक्स यूज होती हैं, जो सामान यूज होता है, क्या क्या बहुत सारी चीजें लगेंगी, वो सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इस लेक्चर का बेसिक मकसद ये है कि आप ये समझ पाओ कि बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअली क्या होता है। तो जिसके पास जिस चीज की कमी है वो पूरी कर दी जाएगी। कैसे? जिसके पास है उससे लेके दे देंगे। तो इससे यहाँ तक पहुंचाने में आपको एक वेक्टर की भी जरूरत पड़ेगी। तो वेक्टर क्या है? वो जीन टैक्सी, वो मीडियम जिससे आप अपने डिजायर्ड जीन को, ये जो जीन आप यहाँ से काट के यहाँ ले जाते हैं, इसको कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। यानी वो जीन, इन 30,000 में से वो जीन जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिससे आपको इंसुलिन बनवाना है या जिससे आपको अच्छे बाल उगवाने हैं दूसरे के सिर पे, तो वो दैट इज कॉल्ड एज जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब बायोटेक्नोलॉजी के बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी की मदद से संभव हो पाई हैं चीजें। जैसे आपने फायरफ्लाई सुनी है। फायरफ्लाई, वो फ्लाई जिसमें लाइट जलती है, उसको हिंदी में जुगनू कहते हैं। तो ये फायरफ्लाईज जो है ये रात में चमकती हैं। ऐसा लगता है जैसे इनकी पूंछ में भगवान ने लाइट लगा दी, बल्ब लगाया बहुत छोटा सा, जिसकी वजह से ये उजाला करती रहती हैं। तो फायरफ्लाई की बॉडी में कहीं एक प्रोटीन बनता है, कोई एक जीन है जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करता है और वो प्रोटीन जो है वो जो है चमकता है। तो फायरफ्लाई के अंदर जो वो प्रोटीन चमक पैदा करता है वो है ल्यूसीफेरॉन प्रोटीन। फायरफ्लाई के अंदर वो प्रोटीन जो चमक पैदा करता है वो कौन सा है? ल्यूसीफेरॉन। अब ये ल्यूसीफेरॉन क्या करता है? दिन में सनलाइट से हीट एब्जॉर्ब करता है, लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है और रात में उसकी चमक दिखाता है, चमकता है वो। तो ल्यूसीफेरॉन की वजह से फायरफ्लाई जो है वो रात में चमकती है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया? ये ल्यूसीफेरॉन प्रोटीन बनाने वाले जीन को फायरफ्लाई में से काटा। मान ले यहाँ फायरफ्लाई है, फायरफ्लाई में जो है कौन सा जीन काट लिया? जो ल्यूसीफेरॉन प्रोटीन बनाता है, और उस जीन को लिया और किसके अंदर डाल दिया? प्लांट्स में डाल दिया, पेड़ों में डाल दिया। अब वो पेड़ों में जो है क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू ये जो आपने पहुंचाया है जीन, जो प्रोटीन बनाता है ल्यूसीफेरॉन, ये पहुंच गया पेड़ में। अब ये पेड़ में जब पहुंच गया तो ये क्या होगा? अब ये पेड़ चमकेंगे। क्यों? क्योंकि इन पेड़ों में भी ल्यूसीफेरॉन प्रोटीन बनने लगेगा। तो ये कमाल करती है बायोटेक्नोलॉजी कि किसी एक ऑर्गेनिज्म में कोई डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, वहां से उठाइए, दूसरे को दे दीजिए, दूसरा भी वही काम करने लगेगा। मतलब भगवान ने नहीं दिया उसको पेड़ को चमकने की कैपेसिटी, तो भगवान ने सिर्फ फायरफ्लाई को दी है। साइंटिस्ट ने फायरफ्लाई से वो जीन निकाला और पेड़ों में चिपका दिया और पेड़ भी चमकने लगे। ये कमाल है बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो ये तो हुआ इंट्रोडक्शन की बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअली करते क्या है। तो बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है और ये साइंस बहुत पुरानी नहीं है, ये बहुत नई साइंस है। इट्स अ ग्रोइंग न्यू ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इसमें जो स्टडीज हैं वो अभी भी चली रही हैं और हर दिन ऑलमोस्ट एक नया पेज इसमें जुड़ जाता है, एक रेवोल्यूशन हो जाता है एक तरह से। जैसे अभी कितने आश्चर्य की बात है कि जुगनू वाली लाइट आप पेड़ों में लगा सकते हैं, और ये पेड़ जो है रोड में लगा दिए गए। जो एक्चुअल सबसे पहली डेफिनेशन बायोटेक्नोलॉजी की दी गई थी वो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का शॉर्ट फॉर्म EFB होता है, और इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी को कैसे डिफाइन किया? ये मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन है जो इन्होंने दी। दे सेड दैट द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, इंटीग्रेशन मतलब लेके चल रहे हैं साथ में कि इसको भी शामिल कर लिया। तो नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल के पार्ट्स और उनके मॉलिक्यूलर एनालॉग्स को यूज कर लिया। किसके लिए?
फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज किसको प्रोवाइड की जाएंगी? ह्यूमन बींग्स को। यानी अगर इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो नेचुरल साइंस को, ऑर्गेनिजम्स को, वो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो सकते हैं, उनकी सेल, उनके सेल के पार्ट्स हो सकते हैं, या फिर उनके मॉलिक्यूलर एनालॉग्स हो सकते हैं कि आपने उनके मॉलिक्यूल से जो है कुछ उनके रिप्रेजेंटेटिव्स टाइप के बनाए और फिर उनका इस्तेमाल किया ह्यूमन की बेटरमेंट के लिए। तो इस पूरे प्रोसेस को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज होता है, मतलब उसका यूज करना बहुत लिमिटेड है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी वर्ड जब आप यूज करते हैं तो ये रेफर करता है सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाने के लिए। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नेचुरल प्रोसेस से नहीं पैदा हुए, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी यूज करके जो है बने हैं। सो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी एक टर्म है जो कि मैंने आपको समझाया उसका क्या मतलब है, और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए शब्द यूज होता है। अब एक जो यहाँ पर सवाल आता है कि बायोटेक्नोलॉजी किन प्रिंसिपल्स पे काम करती है, तो बायोटेक्नोलॉजी मेजरली 2 प्रिंसिपल्स पे काम करती है, और या ये कह सकते हैं कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी को जन्म दिया। तो वो 2 टेक्निक्स हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, पहली जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, इस डीएनए आरएनए के जेनेटिक मटेरियल को जो है जब मॉडिफाई कर दिया जाता है, किस टर्म्स में? उसके केमिकल नेचर को मॉडिफाई कर दें और उसको इंट्रोड्यूस कर दें दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, और जिससे क्या हो, एक ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर दूसरे में पहुंच जाए। यही तो कर रहे थे हम, एक ह्यूमन का डीएनए दूसरे ह्यूमन में पहुंचा रहे थे। दिस इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल इस्तेमाल किया बायोटेक्नोलॉजी में। उसके बाद अब यहां तो पहुंचा दिया है, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था कि ग्लास लेके जीन पीने से थोड़ी वो बाल के या इंसुलिन बनाने वाले जीन्स दूसरे की बॉडी में पहुंच जाएंगे। यहां से आपने काटा, वेक्टर के थ्रू दूसरे के पास पहुंचा रहे हैं, लेकिन दूसरे की बॉडी में जा करके वो एक्सेप्ट होना चाहिए, उसके जेनेटिक मैटर में वो शामिल होना चाहिए, तब तो वो अपना असर दिखाएगा, है ना। तो दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है स्टेरिलाइजेशन मेथड। ये जो मेथड है ये मेंटेन करता है कि आपने यहाँ तो डीएनए भेज दिया, पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग करी, यहाँ से यहाँ डीएनए भेजा, अब वो यहाँ जाए और ग्रो करे, अपना नंबर बढ़ाए, तब तो असर दिखाएगा। तो यहाँ पर फिर स्टेरिलाइजेशन होना चाहिए उसका, और इस मेथड के थ्रू जो है इनकी ग्रोथ और इनका मैनिपुलेशन यानी इनका मल्टीप्लिकेशन चले और डिजायर्ड नंबर ऑफ सेल्स इनकी बन जाए, जिससे बहुत ज्यादा क्वांटिटी बने और फिर जो है वो आगे यूज हो सके, है ना, तभी तो एक्सप्रेशन आएगा। तो आई होप आपको ये दोनों प्रिंसिपल समझ आए कि 2 प्रिंसिपल है बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है स्टेरिलाइजेशन मेथड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल डीएनए जो ये था कि यहां से काटा यहां पहुंचाया, ये काम किसने किया, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो इसमें यूज होती हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहला जो डीएनए था जो बना और एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ले जाया गया, ये मैं समझा देती हूँ कि एक्चुअली क्या होता है। ये जो आपने ऊपर डायग्राम देखा है ना, इसी में ये डीएनए का पीस था जो हमें इसके डीएनए में जोड़ना है। तो हमने क्या किया, इसका जो है जेनेटिक मटेरियल बाहर निकाल लिया, ठीक है, और इसके जेनेटिक मटेरियल में हमने क्या किया, अपना डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट ये लगा दिया, ठीक है। तो अब जो ये नया डीएनए बना है इन दोनों के डीएनए के मेल से, ये कहलाता है आरडीएनए। आरडीएनए, दिस स्मॉल आर स्टैंड्स फॉर रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट, NANT, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सो नया जीन या जो डिजायरेबल जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके होस्ट में, जिसकी बॉडी में आप पहुंचाना चाह रहे हैं, उसके डीएनए में आप जब चिपका देते हैं तो जो नया डीएनए बनता है वो आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। सो सबसे पहली बार ये काम करा किसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देयर वर 2 साइंटिस्ट
स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। हर्बर्ट बोयर, ये तो नाम याद होना चाहिए आपको, साथ में ईयर याद होना चाहिए। 1972 में इन दो लोगों ने क्या किया है कि इन्होंने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से, मैं आपको स्पेलिंग लिख के दे देती हूं, कौन सा ऑर्गेनिज्म था? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। सो इन्होंने क्या किया, स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने 1972 में सबसे पहली बार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को निकाला। कहां से? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड को काट लिया। ये साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड में से इनको चाहिए था जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो इन्होंने क्या किया, इसके यहां से एक पीस ऑफ डीएनए निकाला। ठीक है यार, मान लेते हैं इतना कट कर लिया। अब ये जो पीस था, इस कट पीस ऑफ डीएनए को इन्होंने क्या कर दिया, ठीक है, यहां से कट किया और इसको जो है ई कोलाई में, ठीक है, ई कोलाई यहां से इतना काट लिया, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से क्या निकाल लिया, ये क्या काटा है इन्होंने, जो मैंने आपको बताया था, इट इज द कट पीस ऑफ व्हाट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, यानी साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का टुकड़ा काट लिया है और इसको ई कोलाई के प्लाज्मिड में ले जाके चिपका दिया। ठीक है, यहां से काटा और यहां जाके चिपका दिया। अब जब ये ई कोलाई के अंदर डाल दिया इन्होंने, ठीक है, ई कोलाई के अंदर डाल दिया, तो अब क्या होगा कि ई कोलाई जब ग्रो करेगी तो वो रेप्लिकेट करेगी इस डीएनए के साथ, है ना, और फिर इसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी, बहुत सारी कॉपीज। तो ये जो एबिलिटी थी ई कोलाई की, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म था? ई कोलाई। सो कहां से पहुंचाया? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से काट के किसको दे दिया? ई कोलाई को दे दिया। और अब ई कोलाई जब अपने बच्चे पैदा करेगी, नए ई कोलाई बनाएगी, तो ये जो आपने इसको गिफ्ट दिया है यहां से काट के, विच इज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, उसकी बहुत सारी कॉपीज बन जाएगी नए नए ई कोलाई पैदा होते से। तो ये जो है क्लोनिंग हो गई आपके किसकी? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की। अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आप ई कोलाई को क्रश कर लें, निकाल लें और जहां यूज करना है कर लें। तो ये सबसे पहली बार ये काम किसने किया था? स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने, और 1972 में किया था। और मैंने आपको बता दिया कि किस ऑर्गेनिज्म से काट के और किस में पहुंचाया था। तो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन काट के किसको दे दिया था? ई कोलाई को दे दिया था। सो ये तो इसकी हिस्ट्री है बायोटेक्नोलॉजी की। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो बायोटेक्नोलॉजी हमें पढ़नी है इन द फर्स्ट चैप्टर, जो बायोटेक्नोलॉजी आप पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 11, यूनिट 4 का फर्स्ट चैप्टर, और सीक्वेंस में 12th में 11th चैप्टर। तो इस 11th चैप्टर में जो बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस मैंने आपको अभी समझाई, वो किसकी मदद से होगी, उसमें कौन से टूल्स लगेंगे। जब भी आप कोई काम करते हो तो उनके लिए कुछ औजारों की जरूरत होती है, टूल्स की जरूरत होती है ना। तो वो टूल्स कौन से हैं? कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको डीएनए काटना है, फिर ले जाके चिपकाना है, तो कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। फिर क्लोनिंग वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, और फिर कॉम्पिटेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ेगी। अब ये कॉम्पिटेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन है? ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर आपको जो है अपना डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट घुसाना है। जैसे जो पिछला एग्जांपल था उसमें जो ह्यूमन 2 था वो आपका कॉम्पिटेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म था। अब ये कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है कि एक नया जीन, एक नया डीएनए का टुकड़ा, जो कि एक फॉरेन डीएनए है ना, हमारी बॉडी में है नहीं, किसी और की बॉडी से लाके हमको चिपकाया जा रहा है, तो हमारी बॉडी को उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उस एक्सेप्ट करने के लिए उसे कॉम्पिटेंट होना चाहिए, रेडी होना चाहिए कि वो उस फॉरेन डीएनए के टुकड़े को एक्सेप्ट कर ले।
इसी को कहते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म ऐसे तैयार थोड़ी बैठा होता है कि हाँ लाओ लाओ मुझे डीएनए का टुकड़ा चिपका दो और फिर आप जो चाहते हो मैं वो करूंगा। कि वो जो प्लांट के अंदर आपने फायरफ्लाई के प्रोटीन वाला जीन लगाया था तो वो पेड़ थोड़ी बुला रहा था कि हाँ मुझे चिपका दो, या आप ले जाके टेप से लगा दोगे, फेविकोल से चिपका दोगे और आपका काम हो गया, नहीं, है ना। तो उस पेड़ को भी रेडी होना चाहिए उसे एक्सेप्ट करने के लिए, और उसे रेडी करवाना पड़ता है। इसी को कहते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म बनाना। तो ये 3 टूल्स हैं जो होने चाहिए आपके पास। एंजाइम होने चाहिए जितनी भी आपने काम बोला वो सब कराने के लिए, फिर क्लोनिंग वेक्टर होना चाहिए, और फिर आपका होस्ट होना चाहिए। तो ये 3 तो टूल्स हैं। और टूल्स पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजीज की, बायोटेक्नोलॉजी की कौन कौन से मेथड्स हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बोर्ड में सीधे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पूछ लिया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे नदर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड पीसीआर। ये ब्लॉटिंग के बारे में मैं आपको 3rd चैप्टर में कुछ वीडियोस जब पढ़ा रही थी तब मैं बता चुकी हूँ, तो अगर किसी को याद हो तो वहां भी हमने जो है एक ब्लॉट पढ़ा था। सो नदर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड पीसीआर। पीसीआर इज व्हाट? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब आपने जो है अपना डीएनए तो पहुंचा दिया एक टुकड़ा काट के ऑर्गेनिज्म 1 से ऑर्गेनिज्म 2 में, है ना, लेकिन वो वहां पहुंच के कैसे बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, तो इसके बारे में है पीसीआर। तो पीसीआर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको हमें पढ़ना है। तो ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, और इतना पढ़ते से, ये सारे टूल्स पढ़ते से और ये टेक्नोलॉजीज पढ़ते से चैप्टर नंबर 11 हमारा खत्म हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आई होप दिस वॉज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।